कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1। बच्चों, जैसा कि हम अपनी पूरी पुस्तक खत्म कर चुके हैं, आज से फिर हम पुनः पाठ 1 से दोहराना शुरू करेंगे। तो बच्चों, पाठ 1 में हमारे पास एक कविता है, हम पढ़ेंगे एक कविता हंसते रहना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता का शीर्षक है हंसते रहना। मतलब बच्चों, इसका मतलब यह नहीं होता कि मुंह खोल के या खिलखिला करके हंसना, इसका अर्थ है खुश रहना। बच्चों, अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपने आसपास में रहने वाले रिश्तेदार या फिर हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे घर वाले, सभी जिससे भी हम संबंधित हैं, सबको खुश रख सकेंगे। तो बच्चों, हमारे माता पिता भी चाहते हैं कि हमेशा हम खुश रहें और हम चहकते रहें। और बच्चों, यह इस कविता में हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे आसपास है, जिसे हम हंसते रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। और हमारे आसपास कहने का मतलब होता है प्रकृति। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति जो हमारे आसपास है, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें हमें हमेशा खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। जैसे वो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं और जो चिड़िया है चहचहाती रहती है, भंवरे फूलों पे मंडराते रहते हैं, तितलियाँ उड़ती रहती हैं। हम कभी भी आपने इन सब चीज़ों को दुखी होते हुए या फिर दूसरों को दुख देते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो बच्चों, हमें प्रकृति से, हमारे आसपास के वातावरण से बहुत कुछ खुश रहने की या फिर दूसरों को खुश करने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ में जो कवि है हमें आज यही बता रहे हैं कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे काम से हमारे ना सिर्फ हमारे माँ बाप या फिर माता पिता या फिर हमारे अपने सगे संबंधी खुश रहें, बल्कि जो हमारे आसपास का वातावरण है वह भी हमेशा खुश रहे या खुशहाल रहे। तो बच्चों, इस कविता में हम चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण से कौन कौन सी चीज़ें हमें किस तरह से खुश रहने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों, हंसते रहना। चलिए, तो हमारा पहला पाठ है पाठ 1। हंसते रहना। बच्चों, चलिए हम पहले कविता को पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो हमारी कविता का अर्थ ही बता रहा है कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें सदा हंसते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस कविता में बच्चों, चलिए पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे और इसका मजा लेंगे। तो बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियाँ खूब लुटाना तुम। देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना। झरनों जैसा झरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम दम दमको। फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। तो बच्चों, यह कविता है जो हमारे पाठ्य पुस्तक की पहली कविता है। हम इसे एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसे दोहराएंगे और दोहराने में भी हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ लयबद्ध तरीके से, ताकि आप सुनिए मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ, आप भी उसे उसी तरह से पढ़ सकें। हमारी कविता का शीर्षक है हंसते रहना। बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियाँ खूब लुटाना तुम। देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना। झरनों जैसा झरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम दम दमको। फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। तो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं उन्होंने हमें
बताया है कि किस तरह हमें, पहली पंक्ति में उन्होंने बताया है कि बच्चों तुम हमेशा हंसते रहना और खुशियाँ खूब लुटाना। बच्चों जैसा कि मैंने कहा, हंसते रहने का मतलब है खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। खुशियाँ खूब लुटाने का मतलब है जो आसपास जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, उनको खुश रखना। हम ऐसे काम करें कि वो हमेशा खुश रहें और हमें उनको खुश रखने की कोशिश करें। तो हमारी दो पंक्तियों से बच्चों कवि कहना चाहते हैं, बच्चों हंसते रहना तुम सदा हंसते रहो, तुम सदा खुश रहो, खुशियाँ खूब लुटाना तुम, और जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनको भी खुश रखो और उनको भी ऐसे काम करो जिससे वह बहुत हमेशा खुश रहे। तो लुटाने का मतलब होता है खुशियाँ बांटना। आप अपने भी खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटना लड्डू तो है नहीं जो आप उसे बांटेंगे, आप ऐसे कार्य करिए जिससे दूसरे भी खुश रहे आपके काम से और वो भी हमेशा चहचहाते रहें। फिर उसके बाद फूलों देखो फूलों का खिलना। फिर हमें प्रकृति की तरफ दिखाते हुए कहते हैं कवि कि जिस तरह फूल हमेशा खिला रहता है और खुश रहता है। खिला रहने का मतलब यहाँ पे है, खिला है वह खुश है। उसी तरह नदियाँ का बहना, नदियों का बहना देखकर, नदियों का बहना हमें क्या सिखाता है बच्चों? नदियों का बहना हमें सिखाता है निरंतर बहते रहो, यानी कि निस्वार्थ काम करते रहो तुम। वह भी बिना किसी स्वार्थ को देखे, वो हमेशा प्रगति करता रहता, आगे बढ़ता रहता है, कभी वह रुकता नहीं है और उसके पथ पर जो भी आता है उसकी मदद करता है, मतलब वह निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसी तरह और दूसरों के लिए वह अपने आप को निरंतर बहाता रहता है। उसी तरह बच्चों झरनों जैसा झरना तुम। बच्चों आपने झरना देखा है? जो झरने का पानी होता है बहुत ही देख के शुद्ध लगता है, उसे देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है और उसका जो पानी होता है बहुत ही मीठा होता है। उसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि झरने का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, पहाड़ों से होता हुआ, पतली और चौड़े जगहों से होता हुआ, पत्थरों से होता हुआ और आड़े तिरछे रास्तों से होता हुआ आता है। उसे हमें यह देख करके सीख मिलती है कि हमारे राह में जो भी मुसीबतें आए उसके बावजूद भी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को हमेशा मिठास बांटनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे झरना इतनी ऊंचाई से आता है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आता है, मतलब उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं, फिर भी वह अपने जल को उसी तरह शीतल, निर्मल और मीठा रखता है और दूसरों की प्यास बुझाता है। इसी तरह बच्चों हंसते रहना तुम, और इन सब को देख करके, फूलों को देखकर, नदी को देखकर और झरने को देखकर, इसी तरह तुम भी हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी खुश रखो। और इसके बाद बच्चों आगे वाले पंक्ति में हमें मिश्री सी मीठी वाणी। मिश्री खाया है आप लोगों ने बच्चों? मिश्री चीनी के प्रकार ही होता है, लेकिन ये इसका दाना थोड़ा बड़ा होता है और भी कई आकारों में यह पाया जाता है और लेकिन इसका स्वाद एकदम मीठा होता है, चीनी के समान मीठा होता है। इसीलिए जो वाणी होती है बच्चों, वाणी जो होती है दूसरों के ऊपर बहुत असर डालती है। अगर हम मीठी वाणी किसकी तरह बोले? वाणी मतलब बोली, हमारी बोली मिश्री के समान मीठी होनी चाहिए। और जब हमारी वाणी मीठी होगी, हम दूसरों से प्यार से बोलेंगे, मीठी बोल बोलेंगे, तो सामने वाला हमसे खुद ही प्रभावित होगा और हमारे बातों से वह खुश रहेगा। मतलब हमें किसी को अपनी बातों से तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब हम तीखा बोल करके या कर्कश बोल करके किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें मिश्री की तरह मीठी बोली बोलना चाहिए। पंछी सा गाते हो, जिस तरह आपने पंछी को देखा है आपके आसपास, किस तरह से वह हमेशा गाता गुनगुनाता हुआ एक डाल से दूसरी डाल तक घूमता रहता है और खुश रहता है। उसी प्रकार गीतों में रस भरना। इसी तरह आप भी दूसरों के गीतों में रस भरिए और मीठे बोलिए। बच्चों हंसते रहना तुम। इस प्रकार आप सदा ही दूसरों को खुश रखिए और खुश रहिए। फिर है सूरज सा चमचम चमको।
बच्चों जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिस तरह सूरज चमकता है, दूसरों को रोशनी देता है और दूसरों के जीवन में खुशी लाता है। आप सोचो अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा। तो बच्चों सूरज से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, चमकना चाहिए और अपने चमक से पूरी दुनिया को उजागर करता है। उसी प्रकार हमें भी हमें अपनी प्रतिभा दिखा करके, अपने अच्छे काम से, अपनी पढ़ाई लिखाई से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मुकाम तक हमें पहुंचना चाहिए जहां पर हम सूरज की तरह चमके और दूसरों को भी अपनी रोशनी से उजागर करें, मतलब प्रकाशमान करें। तो यहाँ पे और चंदा सा दम 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 हो, जिस प्रकार रात की चांदनी रात जिसे हम कहते हैं, रात की अंधेरी रात में भी चंद्रमा अपनी चांदनी से उजाला फैलाता है या चमकता रहता है। उसी प्रकार फूलों सा महकना तुम चांद की तरह हमेशा अंधेरे में भी उजाला फैलाते रहना और अपनी चांद की तरह अपनी रोशनी फैलाकर अंधेरे को जीतना। जिस तरह अंधेरे में भी चांद अपनी रोशनी से उजाला करता है, उसी तरह अंधेरे में भी आप भी अपनी प्रतिभा से उजाला करो। और उसके बाद फूलों सा महकना तुम, पहले सूरज ने हमें बोला फूलों सा खिलना तुम, आप फूलों की तरह हमेशा खिले रहो, खुश रहो। अब यहाँ जो महक है, फूलों की जो महक है सारे वातावरण को प्रभावित करती है, खुशनुमा बनाती है और अपनी महक से सारे वातावरण को खुशबूदार बनाती है। और जब वातावरण खुशबूदार होता है तो हमें भी अच्छा महसूस होता है और जो भी वातावरण में रहने वाले लोग होते हैं उनको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। इसीलिए वह खुशबू अपने आप तक न सीमित रहकर वो अपने चारों तरफ बिखेरती है, अपने पूरे माहौल को खुशनुमा या खुशबूदार बनाती है। बच्चों हंसते रहना। तो बच्चों इस तरह कवि हमसे कहता है कि हमेशा तुम खुश रहो, हर परिस्थिति में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। और उसके बाद हमें वह अपने आसपास के प्रकृति से भी हमेशा खुश रहने की प्रेरणा लेने को कहता है। और प्रकृति जिस तरह अपनी खुशी को दूसरों में बांटती है और उसी तरह हमें भी अपनी अच्छाइयों को और अपनी खुशियों को दूसरों में बांटना चाहिए और अपने माहौल को खुशनुमा बनाना चाहिए। तो बच्चों यह थी हमारी आज की कविता। इस कविता में हमारे पास कुछ शब्द हैं जो थोड़े कठिन हैं, उनको लिखकर अभी हम समझेंगे। उससे पहले बच्चों चलिए एक बार फिर इस कविता को हम जोर जोर से पढ़ते हैं। बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियाँ खूब लुटाना तुम, देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना, झरनों जैसा झरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम, मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते बोलो, गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम, सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम दम दमको, फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं हमें जो जो अच्छी चीज़ें सिखाती हैं वह हमें उससे सीखना चाहिए और उसे हमें हमारे आसपास के माहौल से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह वो हमेशा खुश रहता है और अपने आसपास के वातावरण को खुश रखता है। तो यहाँ पे हमें कवि ने कहा है फूलों से निरंतर खुश रहने के ना सीखो, खिले खिले रहना सीखो। खिले खिले रहना का मतलब खिला रहना, यहाँ मतलब है खुश रहना। और उसके बाद नदियों से निरंतर बहना सीखो, मतलब कोई भी परिस्थिति आए हमें आगे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि नदियों की तरह निरंतर निस्वार्थ बहते रहना चाहिए। और झरनों जैसा हमें बनना चाहिए। जिस प्रकार झरना इतनी ऊंची ऊंचाई से गिरता है और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आता हुआ हमारे तक आता है, फिर भी उसका जल हमेशा शीतल, स्वच्छ और मीठा होता है। उसी तरह आप भी अपने जीवन में एक ऐसे बनो जहाँ पे आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी रुके ना और अपनी पहचान ना हो। जिस तरह से झरना कहीं से भी गुजरता है लेकिन उसका पानी उतना ही शुद्ध होता है, उतना ही निर्मल होता है और मीठा होता है। उसी तरह आप भी किसी भी परिस्थिति से होकर के भी अपने स्वभाव को ना बदलो। जैसे आप अच्छे हो, मीठे हो, वैसे ही रहो और मीठी वाणी बोलो ताकि आप
कि आसपास के लोग आपकी वाणी से आकर्षित हों या आपकी वाणी सुन करके आपसे प्रभावित हों। फिर उसके बाद गीतों में रस भरो, मीठी बोली से आप जिस प्रकार चिड़िया है गुनगुनाती रहती है और खुश रहती है और दूसरों को भी मीठी गाना, सुरीली गाना सुनाती है, उसी तरह आप भी अपनी मीठी वाणी से अपने गाने में भी, गीतों में भी रस भरो। इस तरह से आप खुश रहो। सूरज से निरंतर चमकना सीखो, अपने जीवन में प्रगति करना सीखो, खुद भी रोशन रहो और दूसरों को भी रोशनी दो। और फूल, जैसे कि कहता है कवि ने कहा है कि फूल खिले खिले रहते हैं, खुशनुमा रहते हैं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैला करके दूसरों को भी खुशनुमा बनाते हैं या खुशबूदार बनाते हैं। मतलब माहौल जो है उसको खुशबूदार बनाते हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और पूरा वातावरण भी अच्छा रहता है। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता। इसके बाद हमारे पास कुछ शब्द हैं जो पाठ में आए हैं, जो हमें थोड़े कठिन लगते हैं, उसको हम यहाँ लिखेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ पे है शब्द, शब्दार्थ है और मुहावरे। वाणी, पहला है वाणी। वाणी मतलब बोली, वाणी का मतलब होता है बोली। उसके बाद हमारे पास है पंछी। पंछी मतलब चिड़िया या पक्षी, जिसे हम कह सकते हैं पक्षी। पंछी मतलब पक्षी। उसके बाद तीसरा है डोलो। डोलो का मतलब होता है घूमना, इधर से उधर डोलना। जिस प्रकार चिड़िया हमेशा गुनगुनाती रहती है और इधर से खुश होकर, मस्त होकर इधर उधर से घूमती रहती है, तो डोलो मतलब घूमना। चार, महकना, महकना। महकना मतलब खुशबू फैलाना। खुशबू फैलाना। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े, जो हमें थोड़े कुछ कठिन लगे। वाणी, वाणी मतलब बोली। वाणी का मतलब क्या हुआ? बोली। हमारी मीठी, जैसा कि कवि ने कहा, हमारी बोली हमेशा मीठी होनी चाहिए। उसके बाद पंछी। पंछी का मतलब होता है पक्षी। पंछी का मतलब होता है पक्षी। डोलो का मतलब होता है घूमना, घूमो। महकना का मतलब होता है खुशबू फैलाना। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता थी, जिसमें कवि ने हमसे कहा कि किस तरह हम अपने आसपास या अपने प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वह निस्वार्थ दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरों को खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। जैसा कि चांद ने कहा, फूल है जो महकता है और हमेशा खुश रहता है, अपनी महक सब में फैलाता है और पूरे माहौल को खुशनुमा बनाता है और खिलता रहता है, हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करता है। बच्चों, क्या आप फूल देखते हो तो आपको देख करके अच्छा नहीं लगता? खिले हुए फूलों को जब आप देखते हो तो आपको भी खुशी नहीं होती है? तो इसी तरह फूल हमें हमेशा खुश रहना सिखाता है और अपनी महक दुनिया में फैलाना सिखाता है। बच्चों, यहाँ महक का मतलब होता है जो हमारे अंदर महक रूपी वह चीज़ है जो कि हम दूसरों में बांट सकते हैं और जिसे हम अपने वातावरण को खुशनुमा बना सकते हैं। वह अंदर से जो खिलना तो उसका ऊपरी रूप हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है। महक जो उसकी अंदर की प्रतिभा को वह अपने दूसरों में बिखेरता है। उसी तरह जो हमारे अंदर की प्रतिभा है उसको भी हमें दूसरों में फैलानी चाहिए और उससे दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। तो बच्चों, उसी तरह उन्होंने कहा, चांद से हमें सीखना चाहिए कि रात में भी, अंधेरी रात में भी वह चमकता रहता है और उजाला करता है, पूरी दुनिया को रोशनीमय करता है।
सूरज जो है हमेशा चमकता रहता है और दूसरों को अपनी चमक से उजाला देता है या उसके जीवन में उजाला लाता है और उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है या फिर अपने जीवन में चमकने की प्रेरणा देता है। मतलब हम ऐसे कार्य करें, अपनी प्रतिभा से कुछ ऐसा करें जिससे कि हम हमेशा सूरज की तरह चमकते रहें। और उसके बाद यहाँ पे हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए, चिड़ियों की तरह अपनी मीठी बोली से दूसरों को प्रभावित करना चाहिए और चिड़ियों की तरह हमेशा हमें मस्त होकर इधर से उधर घूमना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश करना चाहिए। तो बच्चों, प्रकृति बहुत ही सुंदर है, हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कवि ने हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दी है कविता में। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता। इसके बाद हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। अभ्यास में बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दो। कवि बच्चों से क्या करने को कहते हैं? कवि बच्चों से क्या करने को कहते हैं? कवि बच्चों से कहते हैं, जैसा कि हम कविता में पढ़ सकते हैं बच्चों, कवि बच्चों से कहते हैं कि तुम अपने आसपास की प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हो। चीज़ को अपने जैसे कि प्रकृति में हम फूल देख सकते हैं, चिड़िया देख सकते हैं, यह हमें हमेशा खुश रहने की प्रेरणा देते हैं और दूसरों में खुशी फैलाने की प्रेरणा देते हैं। मतलब कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। उसी तरह हमें यहाँ पे नदियाँ हैं जो कल बहने की प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों, कैसी बोली बोलनी चाहिए? यहाँ पे कवि कहता है कि हमें हमेशा मिश्री की तरह मीठी बोली बोलनी चाहिए। किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात कही गई है? बच्चों, आखिरी दो पंक्तियों में कवि कहता है कि फूलों सा महकना सीखो। मतलब अपनी महक, अपनी अंदर की प्रतिभा को दूसरों के जरिए दूसरों को प्रभावित करो और उन्हें भी अपने जैसा बनने की प्रेरणा दो। तो यहाँ खुशबू का मतलब है आपके अंदर की प्रतिभा। जैसे कि जो फूल होता है उसके अंदर की जो महक होती है उससे सब प्रभावित होते हैं, उसी तरह आप भी अपने अंदर की प्रतिभा से दूसरों को प्रभावित करिए। तो आखिरी दो पंक्तियों में हमें कवि ने कहा है, फूलों सा आप भी महको और आप अपनी प्रतिभा से दूसरों को भी महकाओ। तो बच्चों, यह था मौखिक प्रश्न जिसे हम पढ़ करके और बोल करके समझेंगे। और कविता की आगे है लिखित। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। मिश्री सी, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें कविता से पढ़ करके पूरी करना है। यहाँ पे है, मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसे हमें पुस्तक से देख करके पूरी करनी है। तो बच्चों, यहाँ पे थे कुछ शब्दार्थ और मुहावरे जिसे हमने पढ़ा और समझा। आगे का हमारा अभ्यास है जहाँ हम कविता की पंक्तियों को पूरी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे कि एक, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ है मिश्री सी। हम इस पंक्ति कविता को आगे से देखकर पूरी करेंगे। मिश्री सी वाणी बोलो, मिश्री सी वाणी बोलो, मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। मतलब हमेशा मीठी वाणी बोलो। किसकी जैसी मीठी वाणी बोलो? मिश्री जैसी मीठी
वाणी बोलो। और पंछी जैसे मस्त मस्त होकर इधर उधर घूमते फिरो और गुनगुनाते रहो। तो जिस तरह से पंछी मस्त होकर गुनगुनाते हुए गाते हुए इधर उधर डोलता रहता है, आप भी डोलो। और मिश्री जैसी मीठी वाणी बोलो। तो यह हमारी पंक्ति थी। हमें डोलो तक लिखना था, मिश्री सी के बाद हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। डोलो दिया हुआ है, तो मिश्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। तो हम जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ पे वाणी बोलो लिखेंगे, उसके बाद पंछी सा गाते डोलो। उसके बाद यह है हमारा पहला। दूसरा है गीतों में गीतों में गीतों में डैश रहना, रहना, गीतों में डैश रहना। तो गीतों में डैश रहना हम पूरा करेंगे। आगे देखिए कहाँ है हमारे पास, गीतों में रस भरना, गीतों में रस भरना, गीतों में रस भरना तुम। और बच्चों बच्चों हंसते हंसते रहना, रहना तुम। तो यहाँ पे हमें इसे पूरा करना है। गीतों में के बाद रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। तो बच्चों यह लिख करके हम पंक्तियों को पूरा करेंगे। हमें आगे का और अंत का दिया है, बीच की पंक्तियों को लिख करके हम पूरा करेंगे। गीतों में रस भरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। तो यह वो हमारा पंक्तियां पूरी करो। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, समान अर्थ का मतलब होता है वह शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ गया है समान अर्थ वाले शब्द। तो हम पहला करेंगे भाषा, भाषा से, भाषा से। भाषा से में हमारे पास है एक समान अर्थ, समान अर्थ वाले शब्द, शब्द पर गोला, गोला, गोला लगाओ। समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। सूरज, सूरज। किरण, किरण। रोशनी, रोशनी। और सूर्य, सूर्य। तो बच्चों सूरज का हुआ किरण, रोशनी, सूर्य। जब बच्चों जो शब्द हमारे पास यहाँ पे तीन शब्द, जो शब्द का मतलब इस शब्द जैसा है उस पर हम गोला बनाएंगे। जैसे कि सूरज, किरण, रोशनी, सूर्य। सूर्य भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे गोला बनाएंगे। सूरज का मतलब है सूर्य, सूरज का मतलब किरण तो हो नहीं सकता। सूरज की जो रोशनी निकलती है उसे हम किरण कह सकते हैं, और रोशनी यानी उसका प्रकाश। तो ये दोनों तो उसका मतलब होगा नहीं। सूरज का दूसरा नाम सूर्य है। उसके बाद हमारे पास है पंछी, दूसरा है पंछी। पंछी का अर्थ होता है, यहाँ पे हमारे पास तीन शब्द दिए गए हैं। पंख, यह है पंख, फिर है पक्षी, पक्षी, और
कबूतर। तो बच्चों पंख, पंछी के पंख को के ऊपर जो क्या कहते हैं, के ऊपर के शरीर का एक अंग है पंख, ठीक है। पंछी के शरीर का एक अंग है पंख। वहाँ उसके बाद तो पंख तो पक्षी का मतलब हो नहीं सकता, पक्षी का मतलब है, पंछी का मतलब है पक्षी, और कबूतर एक तरह का पक्षी है, वह पक्षी का अर्थ नहीं हो सकता। तो यह हो गया पक्षी। तो बच्चों इस तरह हम आज का अभ्यास पाठ 1 हंसते रहो का अभ्यास यही समाप्त करते हैं। और तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इस कविता के बाकी के बचे अभ्यास को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।